जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और इस बार तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में CSIR NAL ने तेजस मार्क 2 के उड़ान भरने के लिए कंट्रोल लॉस का मूल्यांकन करना शुरू किया है, जिसमें पायलटों को भी शामिल किया गया है। आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2, जिसे कि LCA मार्क 2 के नाम से भी जाना जाता है, ये तेजस मार्क 1 का नेक्स्ट जनरेशन का संस्करण है, जिसमें कि एक पावरफुल इंजन, विस्तारित रेंज और बढ़ी हुई पेलोड क्षमता होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रोल लॉस या फ्लाइट कंट्रोल लॉस होते हैं वो एक एल्गोरिथम होते हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि एक विमान पायलट इनपुट और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं यानी कि पर्यावरणीय कारक हैं उन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, जो कि एक सुरक्षित, स्थिर और कुशल उड़ान प्रदर्शन सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और LCA मार्क 2 के लिए ये जो कंट्रोल लॉस हैं वो विभिन्न उड़ान चरणों में उसकी सटीक गतिशीलता यानी कि प्रिसाइज मैन्युवरिटी और ऑप्टिमल स्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए काफी जरूरी है। और आप समझ रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से टिपिकल चीजों पर भारत स्वदेशी रूप से काम कर रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो कंट्रोल लॉस का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन हो रहा है उसमें पायलटों को भी शामिल किया गया है, जो कि अभी तक इस पूरे प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा भी रहे हैं। और इस फेज में पायलटों को शामिल करके CSIR NAL इस बात को सुनिश्चित करता है कि कंट्रोल लॉस को लाइव फीडबैक के आधार पर और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि LCA मार्क 2 प्रोग्राम के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। फाइटर जेट में अधिकांश जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी जटिल होती है, इसीलिए अलग अलग तरीके के टेस्ट उनके किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अब उन्हें आश्वासन दे दिया है कि कंपनी LCA मार्क 1 प्रोग्राम के तहत इंजन देने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि सप्लाई चेन का इशू जो चल रहा है इस बारे में भी DK सुनील साहब ने कहा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस बात को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं कि ये इंजन समय पर डिलीवर हो सके। यही नहीं, आगे उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 97 विमानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर दिया जाने वाला है। DK सुनील साहब ने यह भी आगे बताया कि भले ही इंजन सप्लाई में देरी हो रही है, लेकिन विमान के निर्माण की जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो F414 इंजन को लेकर बातचीत चल रही है उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल तक दिया जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 12 अतिरिक्त Su-30 फाइटर जेट्स मिलने की भी उम्मीद है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। जेम ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड को WAP 8x8 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में एक एडवांस स्वदेशी रूप से विकसित 600 हॉर्स पावर के V8 डीजल इंजन इंटीग्रेट करने के लिए उन्हें चुना गया है, जिससे कि भारत की जो बख्तरबंद वाहनों की क्षमताएं वो काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRD और अशोक लीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये शक्तिशाली V8 इंजन वर्तमान में अमेरिकी कमिंस इंजन की जगह लेगा। नया 600 हॉर्स पावर का ये जो V8 डीजल इंजन है वो 90 डिग्री क्रैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जो कि 1505 Nm का प्रभावशाली टॉर्क देता है, जिससे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं उनकी ओवरऑल स्पीड और रिलायबिलिटी जो है वो चैलेंजिंग टेरेंस में और बढ़ जाएगी। और इस इंजन को इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के आधार पर ही तैयार किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील जो कि रशिया में तैयार हो रहा है वो अब 9 दिसंबर को इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। बकायदा इस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद होंगे। INS तुशील जो कि एक तलवार क्लास का फ्रिगेट है और इस प्रोजेक्ट को 11356 के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट 3620 टन का है और इसकी लंबाई है 124.8 मीटर, टॉप स्पीड है 30 समुद्री मील, क्रूजिंग रेंज है 4850 मील। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 84 यानी कि 84 सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। और एक बार यह अप्रूवल मिल जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि पहला अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट 2028 तक रोल आउट हो पाएगा और इसके पूरे डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्टिंग प्रोसेस में 7 सालों का वक्त लगेगा। और ये जो पूरी 84 यानी कि 84 एयरक्राफ्ट की जो अपग्रेडेड साइकिल है वो 15 सालों के अंदर कंप्लीट यानी कि पूरी होगी, यानी कि एक लंबा टाइम लगेगा सुपर सुखोई बनने में भी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO की तरफ से खबर आई है कि वो अब एक हल्का वेरिएंट तैयार कर रहे हैं ATAGS का, जो कि भारतीय सेना की जो जरूरत है उसे पूरी कर सके, क्योंकि भारतीय सेना चाहती है कि उन्हें एक मोबाइल और लाइट वेट आर्टिलरी सिस्टम मिले। DRDO अब इस नई ATAGS का वजन कम करेगा। हो सकता है कि इसमें इसका चैम्बर साइज को भी छोटा किया जा सकता है और बैरल भी हल्की रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा।
भारतीय सेना का भविष्य का प्लान है 1002 इस तरीके की आर्टिलरी सिस्टम्स को खरीदना, लेकिन स्टार्टिंग ऑर्डर जो है वो 400 गन्स का दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रशिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने एक एमओयू पर साइन किए हैं जो कि पेंसिल वेरिएंट एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के लिए है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, रक्षा मंत्रालय ने डोनियर 228 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स अपग्रेड के लिए HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, जिससे कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में वृद्धि होगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एवियोनिक्स सबसिस्टम आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवानों ने सोपार मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी पहचान और इनका संबंध किससे है उसका पता लगाया जा रहा है, और इस दौरान आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट को जुहाई एयर शो में भेजकर दुनिया को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। भले ही शुरुआत में इसकी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन अब रशिया ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। और शुरुआत में तो चाइना के लोगों को इस फाइटर जेट को देखकर मिर्ची भी लगी थी, उन्होंने इसकी बेइज्जती भी की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये उनका प्रोटोटाइप वेरिएंट था। लेकिन दोस्तों अब असल में इस विमान का एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E को प्रदर्शित किया जाएगा। रशिया की मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। रशिया की मीडिया ने कहा कि ये दुनिया का एकमात्र 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से खत्म कर सकता है। यही नहीं, रशियंस ये भी कह रहे हैं कि Su-57E ने यूक्रेन में कई सारे टारगेट्स खत्म किए हैं और ये KS-69 मिसाइल को भी फायर कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक बड़ी डील हो गई है और ये डील करीबन 5.2 अरब डॉलर की है, जिसके तहत अब इजराइल को 25 एडवांस F-15 फाइटर जेट्स मिलेंगे। और इस डील के अनुसार इन फाइटर जेट्स में इजरायली हथियार प्रणालियां भी लगी होंगी और इनकी पेलोड क्षमता भी ज्यादा होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, चाइना ने जुहाई एयर शो में अपने एक बड़े जेट पावर्ड UAV SS UAV का अनावरण किया है, जिसमें कि विंग माउंटेड पाइलोन लगे हैं जो कि अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक और MQ-9 रीपर के और अमेरिका के MQ-9 रीपर का कॉपी लगता है। कहा जा रहा है कि इसमें एक ताकतवर रडार लगाया गया है जो कि समुद्री टोही लड़ाकू मिशनों के लिए इसे एक उपयुक्त UAV बनाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।